में, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब आग लगा हो सीने में, जब आग लगा हो सीने में। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होइएगा। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज आपको एक बहुत ही अच्छा क्लास, जो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आता ही आता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इसको हम विस्तार से आज पढ़ने वाले हैं, शानदार तरीके से। ओके दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखें इस वीडियो को ध्यानपूर्वक। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो जाने, यहाँ पर लिखा गया है वैसा हाइड्रोकार्बन। क्या लिखा गया है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बंद श्रृंखला कहने का मतलब है ऐसे कोई भी चीज़ को अगर हम ऐसे करके ऐसे कर दे और इस प्रकार से ऐसे कर दे तो ये बंद हो गया। क्या हो गया दोस्त? बंद हो गया। चाहे ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख दे तो ये बंद है। क्या है? ये बंद है। तो कहा वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बंद श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु पाया जाता है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। 6 कार्बन परमाणु, ध्यान से समझिएगा, कितने कार्बन परमाणु की बात कहा है? 6 कार्बन परमाणु की बात कहा है। यानी वैसा हाइड्रोकार्बन, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो कहा वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बंद श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जिसमें बंद श्रृंखला में, समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बंद श्रृंखला में, बंद श्रृंखला कहने का मतलब कि बंद होना चाहिए, चारों तरफ से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ऐसा सीरीज होना चाहिए, ऐसा श्रृंखला होना चाहिए जो चारों तरफ से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और बंद के साथ साथ कितने कार्बन हो? 6 कार्बन होना चाहिए। तो तब वह क्या कहलाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। देखिए कहा यहाँ पर, क्या कहा दोस्त? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि 6 कार्बन होना चाहिए, वो भी बंद श्रृंखला में। तब मान लीजिए एक कार्बन यहाँ लेते हैं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और एक कार्बन यहाँ, और इसको हम इस प्रकार से जो है जोड़ देते हैं और इस प्रकार से ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये तब बंद हो गया। ठीक है, बंद हो गया। लेकिन कार्बन कै गो होना चाहिए? 6 गो। 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन हो गया, काम 35। लेकिन हाँ दोस्तों, ये कहा जाता है ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और बेंजीन वास्तव में कैसे होता है दोस्तों? तो बेंजीन जो है, एरोमेटिक कार्बन जो है बेंजीन ही होता है। और बेंजीन वास्तव में कैसा होता है दोस्त? तो आप ध्यान दीजिएगा, बेंजीन कुछ यूं टाइप से होता है। बेंजीन कुछ यूं टाइप से होता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। मतलब और यूं टाइप से, और एक हाइड्रोजन को आप इधर लटका दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लटका दीजिए, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पर लटकाइए, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पर लटकाइए, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पर लटकाइए, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लटकाइए। तो आप क्या देखिएगा कि कार्बन की जो संयोजकता है वह पूरा हो रहा है। देखिए, कहेंगे कार्बन की 4 संयोजकता होता है तो ये पूरा होगा। 1 2 3 4, मतलब कार्बन जो है चारों तरफ से अपनी बॉन्ड को पूरा करता है, मतलब 4 बॉन्ड को वो पूरा करेगा। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर कितने बॉन्ड, मतलब कि ये अपने जो संयोजकता पूरा करने के लिए चारों तरफ से वह क्या करता है? अपनी 4 गो संयोजकता पूरा करने के लिए शेयरिंग करता है। 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो इस प्रकार से कार्बन जो है वह हमेशा, कार्बन अकेला नहीं होता है दोस्तों। कार्बन अकेला मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा इसमें। जब भी हम एरोमेटिक कार्बन की बात करेंगे या हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो कार्बन क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखिए, कार्बन अकेला नहीं होगा, वो हाइड्रोकार्बन के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ रहेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ से गोले। और हाँ, ये बेंजीन में दोस्तों एक कार्बन को छोड़ करके कितने कार्बन को? एक कार्बन को छोड़ करके अल्टरनेट बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ये कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब अल्टरनेट बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है। सिंगल और डबल, अल्टरनेट मतलब एगो बॉन्ड को छोड़ करके एगो में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। इसको याद रखें। यहाँ डबल हो गया तो एगो छोड़ देंगे, यहाँ डबल होगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अगर यहाँ सिंगल होता तो यहाँ डबल बॉन्ड होता। आप इस प्रकार
प्रकार से जो बना सकते हैं और हाइड्रोजन को चारों तरफ से लटकाते हैं, इसलिए इसका जो सूत्र हो जाता है दोस्तों ये बेंजीन है। ये क्या है स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। और इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो सूत्र हो जाता है बेंजीन का, वह हो जाता है C6 मतलब कार्बन कएगो है 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन, और हाइड्रोजन कएगो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसका नाम होता है बेंजीन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, आप इसको मर्ज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं मर्ज करके, छोटा करके आप कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन यहाँ लीजिए, ठीक है दोस्त, और एक कार्बन यहाँ ले लिए, ओके, और एक कार्बन यहाँ ले लिए, और एक कार्बन हमने यहाँ ले लिया, और एक कार्बन यहाँ ले लिया, एक कार्बन यहाँ पर हमने यहाँ ले लिया, ओके, ध्यान से समझिएगा। एक कार्बन यहाँ ले लिया, ठीक है, और एक कार्बन मान लीजिए यहाँ ले लिया, ठीक है। और इसमें अगर ऐसे धो देते हैं बीच में, तो इसका भी मतलब बेंजीने होता है। ऐसे धो देने से हाइड्रोजन का काम कवर कर लिया। ऐसे लाइए, ठीक है, ऐसे कीजिए आराम से। आप इसको आप क्या बना सकते हैं दोस्त, ये जो हो गया ये क्या है, और बीच में आप ऐसे दे देते हैं, तो इसका भी मतलब बेंजीन होता है। इसको याद रखें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। ये क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। भले ही इसमें अल्टरनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं दिए, लेकिन बीच में ऐसे जो गोला कर दिए, इसका ही मतलब हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन जो भी चारों तरफ से डबल ट्रिपल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड हो रहा था ना अल्टरनेट में, डबल बॉन्ड अल्टरनेट में मतलब एगो छोड़ के एगो पर डबल बॉन्ड, एगो पर छोड़ पर एगो डबल बॉन्ड, इसका ये सब जो गोल अभी घेर दिए वो सब मैटर, यही सब में मतलब यही सब, ये गोल अगर लिख दिए, इसका ही मतलब होता है जो भी हमने डबल और सिंगल बॉन्ड दिया है उस सब का मतलब यहाँ पर जीरो हो जाता है। इसलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। आप हिंदी में इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, यही जो बेंजीन है ना, इसी बेंजीन को अब देखिए बदलते हैं। कैसे कैसे बदलेंगे, और ये तो बेंजीन आप समझ गए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसकी बात करें तो इसको हम और भी, ये तो आप समझ गए कि बेंजीन है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या समझ गए, बेंजीन है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे रहे तब बेंजीन। अगर आपको यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर यदि आपको दह देता है OH, क्या दह देता है, OH, तो इसका नाम हो जाता है फिनॉल। क्या बदल दिया, सिर्फ यहाँ पर हटा दिया, हाइड्रोजन को हटाया और OH चल गया, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है फिनॉल। क्या हो जाता है दोस्तों, फिनॉल। इसका नाम हो गया अब फिनॉल, ठीक है। फिनॉल आप ऐसे लिख सकते हैं, फिनॉल। आप इस प्रकार से जो है फिनॉल लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। फिनॉल, इसका नाम हो जाता है फिनॉल दोस्तों, ठीक है, फिनॉल। और फिनॉल हो गया, और इसका IUPAC नाम हो जाता है बेंजीनॉल। क्या हो जाता है, बेंजीनॉल। इसका IUPAC नाम हो जाता है दोस्तों फिनॉल का, बेंजीनॉल। क्या हो जाता है, बेंजीनॉल। इसको आप याद रखें, यानी इस फिनॉल का IUPAC नाम हो जाता है बेंजीनॉल, ठीक है। क्या हो जाता है, बेंजीनॉल। तो इसको आप समझ गए। अगर हम इसको हटा करके, OH को हटा करके, अब मान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C। तो कार्बन तो 6 गो है ही चारों तरफ से, हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 गो, तो H5 हो जाएगा, और साथ में क्या जुट गया है, OH। ये है फिनॉल। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका फिनॉल, याद रखें। और इसका नाम होता है बेंजीनॉल। इसका नाम क्या होता है, बेंजीनॉल। चल, ये तो फिनॉल समझ गए। अगर दोस्त हम इसी जगह पर इसको OH को हटा करके, किसको हटा करके, OH को हटा करके यदि हम नाम यहाँ पर देते हैं, यदि हम OH को हटा करके, मान लीजिए यहाँ पर OH था, OH को हटा करके यहाँ CH3 लगा देते हैं, तो इसका नाम होता है दोस्तों टॉल्वीन। क्या होता है, टॉल्वीन। याद रखें, इसका नाम क्या हो जाता है, टॉल्वीन, ओके। टॉल्वीन इसका नाम हो जाता है, और फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H5CH3
3 यही होता है टोल्यूइन। C6 एक मतलब ये 6 गो कार्बन, हाइड्रोजन 5 गो और यहाँ पर CH3, तो फार्मूला होगा C6H5CH3। ये क्या है? टोल्यूइन है। इस सब बात को यहाँ पर नोट्स में लिखा गया है, ध्यान से आप समझिएगा, सारा का सारा जो है आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। का वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बंद श्रृंखला के साथ में 6 कार्बन परमाणु पाया जाता है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो जन्मदाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो जन्मदाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर लिखा गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है। बेंजीन बोले तो C6H6, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H3। यही बेंजीन का जो है फिगर है, यही क्या है दोस्त? यहाँ पर बेंजीन का फिगर है, अभी हमने बताया है। ये क्या हो गया? बेंजीन का फिगर हो गया दोस्तों। ये क्या है? बेंजीन है। और सूत्र क्या होता है? C6H6। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, तो आप कहेंगे बेंजीन, और फार्मूला होता है, सूत्र होता है C6H6। ओके, चलिए आगे समझिएगा और आगे इस बात को समझेंगे। आगे जो भी हमने बताया लिखा गया है। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर OH जोड़ देते हैं, इसका नाम हो जाता है फिनॉल, और फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, सिंपल सी मतलब है। और इसका IUPAC जो नाम होता है वह बेंजीनॉल होता है। आप हिंदी में इसको आराम से कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, बेंजीनॉल। क्या लिख सकते हैं दोस्त? बेंजीनॉल। क्या लिख सकते हैं? बेंजीनॉल। तो इसको याद रखें, ये इसका नाम क्या हो गया? बेंजीनॉल हो गया, जरूर याद रखें, ठीक है। सबसे पहले आपको बेंजीन याद रखना है। बेंजीन पूछता ही है, यदि आप क्लास 10th में हो तो बेंजीन पूछता है दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। यदि OH को हटा करके यहाँ CH3 लगा देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? टोल्यूइन। अभी बताए हैं, इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? टोल्यूइन हो जाता है इसका नाम। ओके, टोल्यूइन हो जाता है, समझे? इसका नाम क्या हो जाता है? टोल्यूइन हो जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला क्या हो जाए टोल्यूइन का? C6H5CH3, सिंपल सी मतलब है। हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 गो, तो 5 गो और CH3, बात खत्म। C6H5CH3 ये टोल्यूइन होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा हमने क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, ये महा भी आई है, पूछता ही है दोस्तों, तो इसको भी समझे आप, इसको भी आप समझे, ये एग्जाम में आता ही है। कहेगा एथेनॉल क्या है? एथेनॉल क्या है? एथेनॉल के बारे में बताए। तो इसका जो सबसे पहले हम जैसे लिखा है वैसे ही आप एग्जाम में लिखिएगा, नो डाउट। तो कहे रासायनिक सूत्र, तो इसका एथेनॉल का रासायनिक सूत्र हो जाता है C2H5OH, C2H5OH। ये क्या हो गया? एथेनॉल हो गया। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है दोस्तों? तो रासायनिक सूत्र हो जाता है C2H5OH हो जाता है। और एथेनॉल को साधारण नाम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल, देखो दोस्त, यहाँ C2H5 को बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। ओके, और OH कहने का मतलब है अल्कोहल, इसलिए पूरा नाम हो गया इसका इथाइल अल्कोहल। ये एथेनॉल जो है IUPAC नाम है दोस्त। ये जो एथेनॉल जो हम लिखे हैं, एथेनॉल, ये क्या है? तो एक ऐसा नाम है IUPAC, इंडियन यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। तो एथेनॉल तो ये हो गया IUPAC नाम, ठीक है। और इसका जो साधारण नाम होता है दोस्तों इथाइल अल्कोहल होता है। सूत्र क्या होता है? C2H5, इसको ध्यान रखें। चलिए आगे, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के गुणधर्म। इसका गुणधर्म क्या है? तो पहला गुण है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड स्टेट में। कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में मतलब लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। यही पहला नियम, पहला जो गुण है, इसका कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर यही है, दूसरा कैरेक्टर गुण यह है, यह एक अच्छा विलायक है। यह एक अच्छा विलायक है, मतलब यह विलायक उसे कहते हैं जो किसी पदार्थ को अपने में घुला ले, उसको हम विलायक कहते हैं। मतलब इसमें ये विलायक, यह एक अच्छा विलायक है, मतलब इसमें कोई पदार्थ, जैसे में चीनी को भी धरिएगा तो ये इसमें घुल सकता है। जैसे कोई भी पदार्थ जैसे घुलने वाला है तो वह इसमें घुल सकता है, इसीलिए कहा गया कि यह एक अच्छा विलायक है, घुलने वाला है, ठीक है। आगे समझिएगा, इसे सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है। यानी एथेनॉल को क्या कहा जाता है? सामान्य तौर पर अल्कोहल कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है, याद रखें। और एथेनॉल को हम पीने वाला दारू के भी नाम से जानते हैं। एथेनॉल को हम क्या जानते हैं?
पीने वाला दारू के नाम से भी जानते हैं। किसको? इथाइल अल्कोहल को हम सिरप मतलब क्या कहे, पीने वाला दारू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको पीने से क्या आता है? चक्कर आता है। ठीक है, चक्र आता है। ठीक है, चक्कर आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है। इसे हम पीने वाला दारू के नाम से भी जानते हैं, एथेनॉल को, यानी इथाइल अल्कोहल को पीने वाला दारू कहते हैं। अब देखिए इसका जो एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का उपयोग कहाँ करते हैं। पहली बात तो गुण जान लिए आप, गुण क्या है? ये 3 गो गुण है, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्त, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कई गो गुण हो गया? 3 गो गुण। और उसके बाद है एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का उपयोग। तो एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का उपयोग कहाँ करते हैं? पहली बात है टिंचर आयोडीन बनाने में, दूसरी बात कफ सिरप बनाने में। कफ सिरप मतलब आप जो सिरप जो भी कफ सिरप होता है, चाहे सिरप जो पीने वाला होता है, वो किससे बनता है? तो इथाइल अल्कोहल का उसमें उपयोग किया जाता है। क्योंकि आप क्या देखते हैं कि कभी कभी बच्चा ज़्यादा पी लेता है तो उसको चक्कर आ जाता है, तो वह सो जाता है। ठीक है, वह क्या करता है? सो जाता है। इसलिए कफ सिरप और टॉनिक बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? इथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। और जो पीने वाला दारू होता है उसमें भी इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए सो चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर देखें, यहाँ पर दूसरा है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है दोस्त, ये है एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल है दोस्त? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है इसका? तो आप समझिए एथेनोइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, CH3COOH। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ये होता है एथेनोइक अम्ल का सूत्र। इसको याद रखें, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ध्यान रखेंगे। अब एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म क्या होते हैं दोस्त? तो इसको भी याद रखेंगे। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म क्या है? ये एग्जाम में आता है एथेनोइक अम्ल के बारे में लिखने के लिए, तो आप इतना लिखेंगे, आराम से आपको जो है फुल नंबर मिलेगा। चलिए एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म, इसे सामान्यतः एसेटिक अम्ल कहा जाता है। एसेटिक अम्ल यानी CH3COOH को, यानी एसेटिक अम्ल को कौन सा अम्ल कहा जाता है? यानी कि एथेनोइक अम्ल को कौन सा अम्ल कहा जाता है? एसेटिक अम्ल कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। कौन सा अम्ल कहा जाता है? एसेटिक अम्ल कहा जाता है। एसेटिक अम्ल के 3 से 4%, ध्यान दीजिएगा, एसेटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। और सिरका का उपयोग हम अचार को परिरक्षण में करते हैं, अचार को सुरक्षा रखने में करते हैं। यहाँ पर लिखा गया एसेटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। एसेटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। 3 से 4% विलयन को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। इसको याद रखें। कौन सा अम्ल के? एसेटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को। ऐसे पहले भी बताया हमने सिरका क्या होता है। और एवं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अचार सुरक्षा में किया जाता है। तीसरा है शुद्ध एथेनोइक अम्ल की गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन। याद रखें, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है वह 290 केल्विन होता है। कितना होता है दोस्त? 290 केल्विन होता है। आगे, यह एक दुर्बल अम्ल है। एथेनोइक अम्ल क्या है? एक कमजोर अम्ल है। दुर्बल कहने का मतलब यह क्या है? एक कमजोर अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो ये जो चार हमने बात बताया, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि पहला इसे हम क्या कहते हैं? इसे सामान्य तौर पर एसेटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इसके 3 से 4% जो विलयन है, एसेटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। और इसका उपयोग अचार की सुरक्षा में करते हैं। और शुद्ध एथेनोइक अम्ल की जो गलनांक है, गलनांक मतलब जो उस पर जो गल जाता है, कितने स्टार्ट पर गलनांक कितना हो जाता है? 290 केल्विन होता है। K4 केल्विन। ठीक है, और यह एक क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल को हम दुर्बल अम्ल के भी नाम से जानते हैं। इसको याद रखें। ठीक है, आगे यहाँ पर एक बात को समझे, साबुनीकरण क्या है। आज यहाँ पर बात को समझे कि साबुनीकरण क्या होता है। तो कहता है यहाँ पर साबुनीकरण के बारे में दोस्त कि जब एस्टर उत्प्रेरक अम्ल, एस्टर जो है उत्प्रेरक अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, तो इस अभिक्रिया को साबुनीकरण
साबुनीकरण कहते हैं एवं इस प्रक्रिया से साबुन तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या कहा, जब एस्टर को बात करें तो ये होता है एस्टर। ध्यान दीजिएगा ये क्या है दोस्त, तो ये है आपका एस्टर। ये क्या है, ये एस्टर है। ये क्या है दोस्त, एस्टर है। यहाँ पर अगर आप एस्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट। ये देखिए ये एस्टर है, COOR, ठीक है, ये आपका एस्टर हो गया। ये इस एस्टर को क्या करते, फार्मूला यही होता है दोस्तों, COOR। इस एस्टर को क्या करते हैं दोस्त, तो एस्टर को किसकी उपस्थिति में, अम्ल या क्षारक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मान लीजिए कि क्षारक है NaOH, इसकी उपस्थिति में करेंगे तो क्या बनाता है यहाँ पर क्या अभिक्रिया करके, जब एस्टर उत्प्रेरक अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है बनाता है। अल्कोहल तो कौन सा अल्कोहल बनाएगा, C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल, और प्लस में क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, CH3COOH, यही बनाता है। और हाँ दोस्तों, एस्टर हमने लिया और एस्टर का कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाया, एस्टर लिया यहाँ पर CH3COOC2H5, ये एस्टर है। ये क्या है दोस्त, एस्टर है। ध्यान दीजिएगा, आप इस एस्टर को पूरा नहीं लिख करके आप एस्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे COO लिख दीजिए, R लिख दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप अभिक्रिया करा सकते हैं। ये भी क्या होता है, एस्टर होता है दोस्त। आप पूरा एस्टर ना लिख करके यही लिखेंगे, लेकिन फार्मूला होता है एस्टर का, ये जो एस्टर का फार्मूला होता है, यहाँ पर जो एस्टर लिया है CH3COOC2H5 को लिया है, और उत्प्रेरक कौन सा है, NaOH है, और यह बनाता क्या है, तो अल्कोहल बनाता है। कहा ना अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल बनाएगा, इथाइल अल्कोहल। क्या बनाएगा दोस्तों, इथाइल अल्कोहल बनाता है। और प्लस में क्या करता है, तो प्लस में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा अम्ल, यहाँ पर CH3COOH को कौन सा अम्ल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसको क्या जानते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। एवं इसी प्रक्रिया से क्या होता है, साबुन तैयार होता है। C2H5 कहने का मतलब है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, आप इथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, नो डाउट। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, और CH3COOH कहने का मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर याद रखेंगे। कौन सा अम्ल हो जाएगा यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया आपका यहाँ पर साबुनीकरण क्या होता है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यह क्या चीज़ का निर्माण करता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है एस्टर किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक क्षारक या अम्ल की उपस्थिति में। हाँ, यहाँ अम्ल भी हो सकता था, क्षारक भी हो सकता है, जो उत्प्रेरक ही काम करता है। कहेंगे दोस्त उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया को दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, यही उत्प्रेरक कहलाता है। जो किसी अभिक्रिया को दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, यही उत्प्रेरक कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रखेंगे। जब ये हो गया इसका काम 35, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्त। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए मन से। ओके, धन्यवाद।